हेलो लर्नर्स, आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए। शिक्षा में एक्सेस और रिटेंशन की जो भूमिका है उसके बारे में आप परिचित होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहुंच और प्रतिधारण से शिक्षा की सफलता और असफलता काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। शिक्षा में इस एक्सेस और रिटेंशन के इस पूरे संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे शहरी वंचित, कार्यरत और भौगोलिक रूप से दूर दराज बच्चे, जिनका संदर्भ विशेष ध्यान चाहता है। और इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार, जो कि सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में, तो वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा शुरू करने के लिए डॉक्टर साहब का स्वागत है। मैं आपसे ये डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ, ये वंचित बच्चे जिनको हम कह रहे हैं, ये कौन हैं और इनके लिए हम शिक्षा में क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? जी सर, आपने चर्चा में खुद ही बता दिया कि जो एक्सेस और रिटेंशन को एक महत्वपूर्ण बताया आपने, और वही एक जो एक्सेस और रिटेंशन से दूर हो गए तो उनको हम एक डिप्राइव के रूप में देख रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो इनरोल नहीं हो पाए हैं या इनरोल होने के बाद उन्होंने किसी कारणवश वो स्कूल या विद्यालय से बाहर हो गए, इस प्रकार के बच्चों को हम एक वंचित बच्चों के रूप में हम लोग देखते हैं। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल में ही यूनेस्को ने एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और उस UIS के नाम से उन्होंने रिपोर्ट बनाई, यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। उन्होंने बताया कि कुल भारत में 6.4% लगभग बच्चे वंचित हैं और शिक्षा से बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि विद्यालय में हमारे पास हमारे देश के 6% 4 बच्चे, और हम जो लक्ष्य एक पहले से भी हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे मंचों पे कहा कि 2015 तक हम लोग पूरी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अचीव कर लेंगे। जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है प्रारंभिक शिक्षा का या प्राथमिक शिक्षा का, वो नहीं हो पा रहा है। तो दो प्रकार के बच्चे दिखते हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं या विद्यालय से बाहर हैं। उनमें जो पहला है वो है जो अभी तक नामांकित ही नहीं हुए, जैसे कभी वो विद्यालय आए ही नहीं, जिसे हम ऐसे बच्चे हो गए जो एनरोल नहीं हुए। और दूसरा जो होता है वह उन बच्चों का समूह है जो छीजन के अंतर्गत उनको रखते हैं, जिसे ड्रॉप आउट कहते हैं जी। ये पॉपुलर एक टर्म है ड्रॉप आउट की, भाई वो उस तरह के बच्चे जो विद्यालय तो गए लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ दिनों बाद वह विद्यालय से बाहर हो गए। अब ये जो विद्यालय से बाहर हो गए ऐसे बच्चे वंचित बच्चों का एक समूह कह सकते हैं। वो एक समूह बड़ा सा है, उनमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एक भौगोलिक रूप से दूर दराज क्षेत्र में रह रहे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कामकाजी हैं, काम कर रहे हैं कहीं पर, और ऐसे भी हैं जो प्रवासी बच्चे हैं, कहीं से बाहर से माइग्रेट होकर के आया हुआ परिवार है, उनके बच्चे हैं, किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य तक या कहीं और से भी माइग्रेट होकर के बच्चे आ रहे हैं। मरीन बस्तियों में निवास करने वाले बच्चे हैं, कुछ जेंडर इश्यूज़ भी हैं, लड़कियों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं तो या नामांकन होने के बाद उन्हें हटा ले रहे हैं, कुछ विकलांगता से प्रभावित बच्चे हैं जो विकलांगता के कारण अपनी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ विकलांगताएं तो ऐसी हैं जो एक गामक अक्षमता प्रदान करती कि यहाँ से जा नहीं सकते, तो वो भी एक जो वंचित होने का एक कारण है। दूसरा एक है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके भी जो एक होना चाहिए वो देख रहे हैं कि उन पूरी तरह से उनमें यूई हम लोग नहीं ला पाए हैं, वहाँ तक शिक्षा का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कुछ अल्पसंख्यक क्षेत्र में भी समाज से भी बच्चे में भी वंचित वर्ग के क्षेत्र में हम इसे देखते हैं। तो आपने एक तो वंचित बच्चे कौन है इसके बारे में आपने इसकी व्याख्या की, बड़ी सुंदर व्याख्या की, और शिक्षा से वंचित होने के जो कारण हैं उन कारणों पर भी आपने प्रकाश डाला। तो अब अगली बात ये आती है, जो इतना बड़ा एक नंबर है जो शिक्षा से वंचित है तमाम संदर्भों में अलग अलग, इन शहरी वंचित या अन्य वंचित बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ये वंचित बच्चे हैं वो एक बड़े समूह में हैं। हम अगर कह रहे हैं कि 6.4% हैं तो उनमें विविधता का स्तर इतना व्यापक है कि वो एक बहुत बड़ी श्रेणी में बटे हुए हैं। अगर 6.4% अगर मान लीजिए भारत में है, अगर यूनेस्को की रिपोर्ट को ही हम मान लें,
तो वो एक बड़े विस्तार है उनका कि वो उनकी जो श्रेणी है कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण है, कोई डिसेबिलिटी के कारण, कोई दूसरे भेदभावपूर्ण। अगर हम कारणों को जैसे अगर थोड़ा और इसको देखें तो देखिएगा कि कहीं पर अब आजीविका उनको विद्यालय नहीं आने दे रही है, कहीं भेदभावपूर्ण वातावरण हो जा रहा है, कहीं अतिरिक्त सुरक्षा का अभाव हो जा रहा है, कहीं अब एज ज़्यादा हो गई बच्चे की, तो इस कारण भी नहीं आ पा रहे। तो एक बड़ा वाइड रेंज बन रहा है कि वो शिक्षा से बाहर हो जा रहे हैं। जो उत्पीड़न भी एक मामला है, शिक्षकों से डर भी लग रहा है, कहीं कहीं आप देखिए कि शिक्षक से डर भी लग रहा है बच्चों को, कहीं कहीं सीखने का दबाव बच्चों पर ज़्यादा है, कहीं लग रहा है कि नहीं विद्यालय में अनुशासनहीनता है इसलिए माता पिता नहीं भेज रहे हैं। और वो जेंडर वाला इशू तो एक कॉमन सी बात है कि जो हम लोग उस तरफ का नहीं पहुंच पाए। तो इन सारे संदर्भों में, इन सारे कारणों के प्रकाश में, के संदर्भ में आप शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुझाव देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो जितने हम देखते हैं कि ये शिक्षा में जो वंचित वर्ग हैं, और विशेषकर जो हम लोग, आपने कहा कि चर्चा में हम लोग उनको रखा है शहरी वंचित जो हैं बच्चे, तो अगर उनको देखें तो हम उनके लिए हम 4 व्यापक फोकस क्षेत्र तैयार कर सकते हैं। जो उनके जो 4 क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्र को हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो भाई पूर्णकालिक उनके एजेंडे को डालें, तो हम कोई ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको पूरी तरह से एक विद्यालय की स्थापना कर दें, पूर्णकालिक सामुदायिक विद्यालय में हम उनको प्लेस कर दें। जी। दूसरा एक हो सकता है कि हम उनके लिए एक ब्रिज प्रोग्राम बना करके तब उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें, क्योंकि सबकी आवश्यकता बिल्कुल भी, मैंने कहा कि वो जो उन एक क्षेत्र है, उनकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत व्यापक है। तो 2 बातें हो गई कि एक हम उनको सीधा समुदाय के किसी जो स्कूल है उसमें कर सकते हैं, दूसरा हम ब्रिज कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा कि हम अलग अलग विशेष समूह के लिए अलग स्ट्रेटजी के साथ हम कर सकते हैं, और चौथा कि हम कुछ एक इनोवेटिव प्रोग्राम भी सोच सकते हैं कि भाई कोई इनोवेटिव प्रोग्राम हो जो उनके लिए हो। जैसे इनोवेटिव कहने का मतलब हो गया कि हम कोई पेडागोजिकल एस्पेक्ट से इसको देखें या करिकुलम के एस्पेक्ट से देखें कि क्या उनमें हम बदलाव लाएं जो इनके आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा होता। एक अगर देखें तो सर्व शिक्षा अभियान में, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने कारणों पर चर्चा कर ली, इनके सुनिश्चित किए जाने के कुछ जो संदर्भ हो सकते हैं उसकी चर्चा हो गई। सर्व शिक्षा अभियान में जो है, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो वंचित वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, और तमाम कारणों का जो आपने उल्लेख किया, उनको सर्व शिक्षा अभियान में कुछ प्रोविज़न ऐसा है जिसमें हम इसको कोप अप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में जब हम देखें तो 2 तरह के बहुत ही बड़े स्तर के इंटरवेंशन आपको दिखेंगे। एक पहला है कि शिक्षा गारंटी स्कूल, एजुकेशन गारंटी स्कूल की बात करते हैं, और दूसरा एक है वो वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा की बात करता है, अल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो ये 2 अलग अलग एक स्ट्रेटजिकल डिजाइंड एक इंटरवेंशन है जो इस तरह के डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके लिए हम एक कारगर रूप में वो अपनाए जा रहे हैं। अब इन दोनों को अलग से समझने की बात है कि एजुकेशन गारंटी स्कूल क्या है। तो अगर एजुकेशन गारंटी स्कूल का मतलब ये है कि हम राइट टू एजुकेशन के तहत भी, और ऐसे हम हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी है, तो इसके तहत अब ये है कि 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय जहाँ पर भी नहीं है और 15 वंचित बच्चे भी हैं तो वहाँ पर एजुकेशन गारंटी स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे विद्यालय की स्थापना की बात की जाती है। ये जो 15 बच्चे की सीमा है ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 कर दी गई है, क्योंकि यूजुअली जो पहाड़ के क्षेत्रों में जो ज्योग्राफिकली जो रिमोट एरियाज हैं उन एरिया में अगर आप देखें उन क्षेत्रों में तो पॉपुलेशन काफ़ी स्कैटर्ड होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना भी है। इसलिए इस नियम में यहाँ पर नम्यता दिखाई गई है कि जो 15 विद्यालयों की सीमा रखी गई है उस 15 विद्यालयों की सीमा को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के लिए सिर्फ 10 बच्चे का ही रखा गया है। और जो दूसरा है वो है जो अल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो अल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन की जो प्राथमिकता है कि वो मुख्य धारा से बाहर निकले बच्चों का शैक्षिक हस्तक्षेप करता है। वो
अल्टरनेट साधनों की बात करता है, जो हम एक जो स्कूल में मुख्यधारा में कैसे इनको जोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए स्कूल की बात की जाए, जी। विद्यालय से वंचित है तो पहला तो स्ट्रेटजी ये हो गया कि हम उनके लिए एक विद्यालय दें। एजुकेशन गारंटी के तहत हम उसे एक गारंटी दें कि 15 क्षेत्र जहाँ बच्चे हैं वो करें। एक पहला स्ट्रेटजी हो गया। दूसरा ये कि जहाँ पे नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट कोई सुविधा खोज रहे हैं जो दे सकते हैं। जी। अब इसके लिए जैसे जो अगर अब आप शहरी क्षेत्र में देखें तो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेशन पे रह रहे हैं, चाहे कुछ और अलग तरह के हैं। दिन में कहीं बच्चे कहीं कुछ काम कर रहे हैं, आप बुलाने से भी वो बच्चे नहीं आ सकते हैं विद्यालय में, तो उनके लिए शाम में किया जा सकता है। हाँ, नहीं तो इसमें एक बात ये निकलती, जैसे ये तो हमें पता है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम तो प्रतिबंधित है, बाल श्रम अलाउड नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बाल श्रम अलाउड के लिए आज्ञा नहीं है। फिर भी कामकाजी बच्चे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहाँ कामकाजी बच्चे देखने को मिलते हैं। तो वो जो सारे कामकाजी बच्चे हैं, उन कामकाजी बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो महत्वपूर्ण है जी, कि कामकाजी बच्चे अगर हैं, जो भी हैं जी, तो कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है तो हमें उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा। चूंकि एसएसए के सभी मानदंड शहरी क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं जी, और हम नगर निगम को एक जिला के रूप में देखते हैं, वहाँ सर्व शिक्षा अभियान में अलग उसके लिए अलग प्रावधान बनाए हुए हैं, लेकिन पूरे जो नियम है ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्र पे लागू नहीं होते, तो उनके लिए भी लागू होते हैं। अब इसमें आवश्यकता ये होती है कि उन बच्चों के लिए कोई खास प्रविधि अपनाई जाए कि कैसे उनको जोड़ा जा सके विद्यालय मुख्य धारा में लाया जा सके स्कूल की। अगर आप देखें कि महानगर में तो और दशा आप देखें तो करीब 2001 के सर्वे में 32% जो महानगरीय आबादी थी वो स्लम में रह रही है, तो बहुत बड़ी आबादी हो गई। अब उन बड़े हैं क्षेत्र और कहीं कहीं विद्यालय है तब भी वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनको उनकी जो समस्या है और आप एक औपचारिक जो शिक्षा है विद्यालय की उससे कहीं एक इतर हटकर थोड़ा उनको इस तरह के अनुरूप एक व्यवस्था करनी होगी जिनको उनको विद्यालय से जोड़ा जा सके जी। तो उसमें ये हो सकता है कि जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए हम शाम का विद्यालय चला सकते हैं। अच्छा, शाम में उनकी कक्षाएं चल सकती हैं, या फिर हम उनको उनके पाठ्यक्रम में कुछ नम्यता दिखा सकते हैं। हम कुछ पाठ्यक्रम ऐसे बना सकते हैं जो पाठ्यक्रम उनके अनुरूप हो, उनको कहीं ना कहीं उनकी आजीविका को और बेहतर करती हो और उनके जो निपुणता है, उनके जो कौशल क्षेत्र हैं, जो भी कुछ वो भविष्य में अपने आप को देख रहे हैं उनमें उनकी निपुणता को की वृद्धि कर रहा हो। क्योंकि इस तरह के जो बच्चे हैं उन अवकाश जैसे उन बच्चों का जब मिल रहा है वो अवकाश हो सकता है कि हमसे भिन्न हो, तो उन अवकाश के समय में उनके अवकाश के समयों का पूरा उपयोग किया जा सके, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे समझना होगा और इसके आधार पर ही कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और सर्व शिक्षा अभियान में ऐसा किया भी जाता है। बहुत जगह इस तरह के कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। अब पाठ्यक्रम इनका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल जीवन कौशल से जोड़े, उनको मदद प्रदान करे और जो दिन प्रतिदिन वो काम करते हैं, जो भी कर रहे हों, उनको का अनुसमर्थन कर रहा हो। और व्यापार आधारित प्रशिक्षण हो सकता है इनके लिए, और पाठ्यक्रम को भी जो पहली बात हुई कि इतना सुलभ बनाया जाए कि उनके कमाई का जरिया बन सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जहाँ पर हम इन तरह के बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप ये तो आपने पहले कहा कि बाल श्रम तो सबसे पहले कि बाल श्रम प्रतिबंधित है, हाँ, लेकिन फिर भी है। हाँ, ऐसा हम इनकार नहीं कर सकते। ये स्थिति कहीं कहीं है, हट रही है, कानूनी रूप से नहीं है। जहाँ भी समझ में आ रहा है लोग उसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं उनका भी प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और कई बार उस तरह के बच्चे फिर भी मजबूर हो रहे हैं करने के लिए। तो आवश्यक है कि हम उन बच्चों के लिए कि उनके अनुरूप ही कार्य करें। तो ऐसे बच्चे हैं जो कामकाजी बच्चे हैं, तमाम परिस्थितियों के कारण उन बच्चों के लिए आप पहुंच एक्सेस को ज़्यादा समस्यात्मक रूप में देखते हैं या उनके प्रतिधारण को ज़्यादा समस्यात्मक रूप में देखते हैं? नहीं, समस्या तो दोनों की दोनों है। दोनों बिल्कुल दोनों की दोनों समस्याएं हैं, अब क्योंकि वो समस्याएं अलग नहीं हैं और गंभीर दोनों ही मामले हैं। क्योंकि जब तक कोई विद्यालय नहीं पहुंचता है तो
वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम अधिकार है उनको शिक्षा का, और वो नहीं पहुंच पा रहा, तो ये एक गंभीर मसला है। और अगर वो वहाँ से निकल भी रहे हैं, नहीं टिक पा रहे हैं, हम उनका रिटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर विषय है कि क्यों निकल पा रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें उन कारणों को ढूंढना होगा कि आखिर ये कौन कौन से कारण हैं जो उनके प्रतिधारण को रोक रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दोनों के दोनों गंभीर समस्याएं हैं, किसी रूप में भी ये नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि वो पहले बातचीत हो रही थी हमारी कि AIE जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। अल्टरनेट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। आवश्यकता ये नहीं है कि हम क्या चाह रहे हैं, उनके जीवन जो एक क्रिटिकल पैडागोजी भी होती है कि हम लर्नर्स एक्सपेक्टेशंस को भी कंसिडर करते हैं कि भाई उनकी क्या आवश्यकता है, उनको पहले हम लोग देखें, समझें, और उसके हिसाब से हम लोग एक ब्रिज कोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। किया भी जाता है। ब्रिज कोर्सेज का सर्व शिक्षा अभियान में डिज़ाइन भी किया जाता है। जैसे विकलांग बच्चों के लिए अलग होते हैं, शहरी डिप्राइव्ड बच्चों के लिए अलग होते हैं, उनके लिए ब्रिज कार्यक्रम बनाता है। ब्रिज कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसे कार्यक्रमों से है जो उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजने के समय एक सेतु का काम कर रही हैं, और उनको मुख्यधारा के स्कूल में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जा सकता है। उनसे पहले की जो तैयारी है वो तैयार की जाती है। इसको तैयार करने में भूमिका आती महत्वपूर्ण होती है जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे होते हैं। उनके पास पूरे अवसर होते हैं कि वह विभिन्न नवाचारी रणनीतियां अपना सकें, और बहुत सारे ऐसे रणनीतियां अपनाई गई हैं। बहुत सारे शहरों में जब आप देखेंगे तो विशेष नामांकन अभियान चलाए गए कि नामांकन के लिए वो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किस प्रकार हम जो नामांकन हैं उनको उन्नत बना सकते हैं। मोबाइल स्कूल खोले गए जो घूम घूम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टेंट स्कूल बने, बहुत सारे राज्यों में टेंट स्कूल के उदाहरण मिलते हैं। घर आधारित शिक्षा भी दी जाने लगी। जो बच्चे बिल्कुल मोबाइल नहीं हो सकते या जिनकी मोबिलिटी नहीं है, उस तरह के बच्चों को हम घर आधारित भी, गृह आधारित भी शिक्षा देनी चाहिए, और हम राइट है सबको पढ़ने का। तो एक ब्रिज कोर्स जिसकी हमने बात की, और एक उपचारात्मक शिक्षक कार्यक्रम भी चला सकते हैं कि भाई एक जो बच्चा जहाँ पिछड़ रहा हो उसको उस तरह से उनको देखते हुए उनके लिए जो उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम बनाकर तब उन्हें मुख्यधारा विद्यालय में जोड़ा जा सके। कई राज्यों में बहुत सारे नवाचारी प्रयोग किए गए। अगर आप बेंगलोर में ही आप देखें तो वहाँ पे अलग नाम दे दिया गया। वो ब्रिज कार्यक्रम है, उन्होंने ब्रिज कार्यक्रम को चिनारा अंगरा करके कुछ नाम दिया। एक जो दूसरा उन्होंने जो शाम में या जो स्टेशन या घर बच्चों में रेलवे स्टेशन पे रह रहे हैं उस तरह के बच्चों के लिए उन्होंने एक अलग से कार्यक्रम का नाम दिया सर्व शिक्षा अभियान में, जिसका नाम था संध्या कलिका केंद्र, है ना, जो शाम में बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं। बहुत जगह इस तरह के आप विद्यालय अपने आसपास देख सकते हैं जो इस तरह के स्लम के बच्चों को कलेक्ट करके इन तरह की चीज़ों में यह एक सामाजिक पक्ष है। तो समाज के हर अंग की भूमिका स्वतः उभर कर आती है कि इस तरह के चीज़ों में नवाचार को प्रयोग करें, और ऐसे नवाचार ना हो जो किसी प्रकार से किसी नियम या कानून या इसकी अवहेलना करता हो। तो इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय आप देखने को, जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान में भी बहुत सारे राज्यों ने अनूठे कार्यक्रम को दिया है। इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता अगर स्थापित करनी है तो प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है जो आप ये इन जो कार्यक्रमों को किया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है, तो इनमें जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वह कितना कारगर भूमिका अपना रही। जैसे हम लोगों ने बात की कि ब्रिज कोर्स हो या जो AIE की बात कही गई जी, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको जब तक एक व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों के साथ शैक्षिक स्तर पर विमर्श के बाद नहीं लागू किया जाए तो उसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जब हों तो इनके प्रभावी बनाने के लिए हो सकता है कि जो नज़दीकी की CRC हैं, जो संकुल संसाधन केंद्र होते हैं, जो प्रखंड या खंड संसाधन केंद्र हैं, या फिर जो डायट हैं, जो कंसर्न डायट है, SCRT हैं, इन सब की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है कि वो इस चीज़ों को, जो शैक्षिक कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम में नम्यता की, हम बात कर रहे हैं पेडागोजिकल कोई स्ट्रेटजी की, तो उनकी भूमिका स्वतः उभर कर आती है कि किस प्रकार हम इन डिप्राइव्ड बच्चों के लिए कार्यक्रमों को डिज़ाइन करें, किस प्रकार कौन सी स्ट्रेटजी को लागू करें ताकि उनका महत्तम जो रिटेंशन और एक्सेस को हम अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। अगर दूसरा अगर और भी प्रभाविकता की बात करेंगे तो दूसरा वही प्रभाविकता होती है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भूमिका बढ़े। एक तो एकेडमिक पार्ट हो गया कि भाई जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बीआरसी हैं, सीआरसी हैं, उनकी भूमिका बढ़े, और दूसरा है कि ये जो हमारे जो वहाँ के लोकल हैं, रिसोर्स सेंटर्स हैं, जो और भी समाज के अंग हैं, वो अपनी भूमिका वहाँ सुनिश्चित करें कि किस प्रकार कि हम लोग जल्द से जल्द और प्रभावित रूप में इस जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं या अर्बन डिप्राइव्ड जो पर्सन्स हैं उनके रिटेंशन और एक्सेस को में जो क्षति या छीजन लग रहा है, छीजन या नामांकन नहीं हो पा रहा है, इसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि किसी भी प्रकार से एक भी वंचित रह गया तो फिर हम जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिकरण, हमारा सार्वभौमिकरण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे लोग गुणवत्तापूर्ण तरीके से सही मायने में समाहित ना हो जाएं, बिल्कुल एक मुख्य धारा से जुड़ ना जाए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है कि ये जाएं, और ये प्रावधान भी है, हम प्रावधान होना और उन्हें लागू करना, और एक लागू क्या करना, उसको एक अंग बना देना, समाज का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे हम लोगों ने जो ईजीएस की बात की, ईजीएस में हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक एजुकेशन गारंटी की बात कर रही हैं, और अगर 15 बच्चे डिप्राइव्ड हैं तो आप 6 से 14 साल के अगर आयु वर्ग में डिप्राइव्ड बच्चे हैं तो आप उनके लिए विद्यालय खोलने का प्रावधान है, उसको आराम से खोला जा सकता है। अब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनकी भूमिका बढ़ती है इसमें। ये सच बात तो ये है कि ये जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है, पहुंच बनाना और प्रतिधारण रखना, और जो आज जो आपने संदर्भ लिया विशेष करके शहरी वंचित, कार्यरत और भौगोलिक रूप से दूर दराज बच्चे, इनके लिए हमको विशेष ध्यान देना होगा, विशेष प्रयास करने होंगे। तो इन प्रयासों के लिए सर्व शिक्षा अभियान की जो भूमिका है, उस पूरी भूमिका का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? भूमिका का मूल्यांकन जो है वो भूमिका सर्व शिक्षा अभियान की ऑब्वियस से तो समझ रहे हैं कि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ। अब भूमिका का मूल्यांकन नहीं, तो ये बड़ा क्वालिटेटिव, मेरा प्रश्न शायद ये ऐसा होना चाहिए था कि ये जो वंचित ग्रुप है और ये हमारा जो अभियान है, ये अभियान क्या इस वंचित ग्रुप की जो ज़रूरतें हैं और जो उनके संदर्भ हैं उनको देख पा रहा है, उनको एड्रेस कर पा रहा है? बिल्कुल, वो कर पा रहा है, तभी तो हम आज 6.4 पे, हम पहले और भी अधिक थे, तो कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन तो ये पूरी स्थिति को आप संतोषजनक देखते हैं? संतोषजनक के रूप में है, और हमें और प्रयास करने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक अलग सा चीज़ है, अलग सा कुछ अजूबा है। हम सब लोगों ने लाया है, और हमारी सरकार का प्रयास है, इसका मतलब हमारा प्रयास है। और जब तक एक सामाजिक स्तर पर इस प्रयास को लागू नहीं किया जा सकता, तब तक आप वंचित बच्चों को की सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि वंचित बनाया हमने है उसे। जब अगर हम वंचित के कारणों को देखें तो वंचित के कारण क्या आते हैं? जी बिल्कुल, जो शिक्षक संबंधी आते हैं, या विद्यालय में संतोषप्रद सुविधाएं नहीं हो रही हैं, पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ होंगे, ये सब चीज़ों को एक बड़ा है। और ज़रूरी है, जैसे आप डिसेबिलिटी को लें तो डिसेबिलिटी की गंभीरता जो हो जाती है, चाहे अर्बन, अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है अर्बन कैटेगरी में भी, तो आप उसकी गंभीरता समाज सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित मतलब अगर समाज एक कंडक्टिव हो और वहाँ पे वो आराम से कार्य कर सकता है, तो वो अपने आप को गंभीर नहीं मानेगा, और उसकी जो गंभीरता का स्तर होगा वो कम होगा। इसी प्रकार जो सामाजिक रूप से जो स्टेशन पे रह रहे हैं, चाहे कोई और बच्चे हैं, हम जब तक उन बच्चों को बच्चों के रूप में विद्यालय में नहीं स्वीकार करें, तो यानी एटीट्यूड एक महत्वपूर्ण अंग होता है
किसी भी रिटेंशन और इसको मेंटेन करने के लिए। हाँ, बाकी जो सैद्धांतिक बहुत सारे पक्ष हैं कि हम ऐसा चला सकते हैं, वैसा कार्यक्रम चला सकते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों को मूल रूप से लागू करने के लिए शिक्षक वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है कि आखिर पूरी तरह से जो इन सब कार्यों का क्रियान्वयन एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाए। तो शिक्षक की भूमिका जो है इसमें काफ़ी व्यापक हो जाती है और वो काफ़ी बढ़ जाती है। जी नहीं, यहाँ पर जहाँ तक संस्थान की बात है, जी, संस्थान के पार्ट पर तो शिक्षक की भूमिका समझ में आती है, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उनमें भी सर्व शिक्षा अभियान का कुछ भूमिका है। बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान की भूमिकाएं तो हैं ही, बहुत सारे कैंपेन, अवेयरनेस कैंप वगैरह चलाई जा रही हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है इन तरह के बच्चों को जोड़ना। जहाँ तक मुझे मेरी राय है ये कि लगता है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसकी समझ व्यक्ति या समाज में परस्पर रूप से नहीं है। अगर समाज ये अभी तक ये समझ में नहीं लोगों को आया कि ये अधिकार है, कि उनके पास ये अधिकार है कि हाँ वो एक जाएं। विकलांग बच्चों को एक अलग से फिर अधिकार मिला, उन्हें वो पता नहीं कि हाँ हमें एक अलग से अधिकार है। हाँ, लेकिन ये जब तक हम उसे व्यापक तौर पर प्रसार नहीं कराएं, उस जिम्मेदारियों का एहसास ना कराएं, तब तक ये प्रभावशाली रूप से कारगर नहीं साबित हो सकते। तो इसमें शिक्षक के अलावा फिर जो और जिनके ऊपर दायित्व आता है, वो दायित्व किसके किसके ऊपर आता है? देखिए, यूएई एक पूरी तरह से अगर एक समेकित एक इकाई है और बहुत सभी लोगों को उसमें जुड़ना है। आप यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक की बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं छूटता है। अगर हम कहें कि किसकी भूमिका है, तो हर एक व्यक्ति की भूमिका है। बिल्कुल। अगर शहरी क्षेत्र में बच्चे नहीं स्कूल विद्यालय जा पा रहे हैं या विद्यालय से दूर है, विद्यालय तक उनकी पहुंच नहीं है, शिक्षा तक पहुंच नहीं है, तो हम सभी जिम्मेदार हैं, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक सभी लोगों की भूमिका नहीं तय होगी तब तक हम इसको बहुत अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना धीरे धीरे कम होते जाता है उनको अचीव करने का और कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाता है। क्योंकि अभी भी अब जब जैसे 6.4% हैं, लेकिन वो उनमें बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो जब इन व्यापकता को हम कम कर सकते हैं और बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, केवल सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था ये पहुंच और प्रतिधारण का। इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को आपने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से,